मेरा नाम सलोनी है और मेरी उम्र 22 साल है। मुझे अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा पछतावा तब हुआ था जब मैंने बिना कुछ जाने समझे कुछ औरतों की जिंदगी खराब कर दी थी। मैं जानती हूँ वो सब कुछ मेरी एक गलती की वजह से हो गया था और मैं उस दिन के लिए खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से उन बेचारी औरतों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। उनका पूरा घर संसार बर्बाद हो गया था और उनकी हर चीज उनसे छिन चुकी थी। मैं जानती हूँ कि मेरी उस गलती की वजह से वो औरतें मुझे आज तक बद्दुआएं देती होंगी, आज तक मुझे कोसती होंगी, बहुत बुरा भला कहती होंगी, क्योंकि मैं ही वो हूँ जिसने उनको वो गलत रास्ता दिखाया था, जिसके बारे में मुझे खुद भी कुछ नहीं पता था। अगर मुझे थोड़ा सा भी इस बात के बारे में अंदाजा होता तो मैं कभी भी उन औरतों को नहीं बताती कि आप लोग वहां पर जाओ। मैं खुद भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई थी। जब से मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी तभी से मेरे घर वालों को मेरी शादी करवाने की बहुत ज्यादा जल्दी थी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं उन्हें हमेशा टाल देती थी, क्योंकि मैं एक लड़के को पसंद करती थी जिसका नाम राहुल था। चाहती तो थी कि अपने घर वालों को बता दूं, पर हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे भाई और मेरे पापा दोनों ही बहुत ज्यादा सख्त मिजाज के थे। मैं जानती थी कि जब पापा और भाई को पता चलेगा कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे मुझ पर, बहुत ज्यादा रोक टोक लगाएंगे और शायद मेरा घर से निकलना तक बंद हो जाएगा। राहुल से मेरी पहली मुलाकात मेरी फ्रेंड के घर पर हुई थी, क्योंकि राहुल मेरी दोस्त का ही भाई था। मेरी सहेली का नाम था तान्या। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तान्या मुझे बिल्कुल अपनी बहन की तरह ही प्यार करती थी और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तान्या की कोई भी बहन नहीं थी। वो अक्सर यही कहती थी कि सलोनी, जब से तुम मुझे मिली हो तब से बहन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती थी कि तान्या को कभी भी बहन की कमी महसूस ना होने दूं, और मैं भी उसको अपनी सगी बहन के जैसा ही समझती थी। हमारी पढ़ाई जब से पूरी हुई थी तो कभी तान्या मेरे घर आ जाती थी तो कभी मैं उसके घर चली जाती थी। जब भी तान्या मेरे घर पर आती थी तो अक्सर राहुल उसे लेने के लिए मेरे घर पर ही आता था, और इस तरह से हमने एक दूसरे को देखा था। कुछ ही मुलाकातों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काफी समय तक तो हमने एक दूसरे से बस फोन पर ही बात की थी। फिर जब घर में मेरी शादी की बात होने लगी तो राहुल मुझसे कहने लगा कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा, तुमसे सिर्फ मैं ही शादी करूंगा। राहुल ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूं, लेकिन मैं हमेशा राहुल को यही समझाती रहती थी कि जब तक तुम्हें कोई अच्छी नौकरी ना मिल जाए तब तक तुम रिश्ता मत भेजना, क्योंकि मेरे पापा और मेरे भाई मेरी शादी कभी भी किसी बेरोजगार लड़के के साथ नहीं करवाएंगे और इस रिश्ते को भी मना कर देंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो, उसके बाद ही रिश्ता भेजना। मैंने उसे बहुत बार बताया था कि मेरे पापा बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो गया तो वो मुझे मार डालेंगे। एक दिन मैं तान्या के घर गई तो मुझे वहां पर 4-5 औरतें बैठी हुई नजर आईं। जब मैंने तान्या से पूछा कि ये औरतें कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं, तो उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई जो कि राहुल से बड़े हैं वो हकीम हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तान्या ने मुझे बताया कि मेरे भाई को मरीजों से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उन्हीं से हमारा घर चलता है और उसी से हमारा गुजारा होता है। तान्या ने मुझे ये भी बताया कि मेरे भाई खासकर औरतों का इलाज करते हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। तान्या की ये बात सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि हमारे मोहल्ले में भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी संतान नहीं है। वो काफी इलाज करवा चुकी हैं। क्यों ना मैं उन औरतों को तान्या के भाई के बारे में बताऊं। हो सकता है कि उनको यहाँ से थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए और उनकी संतान हो जाए। इस तरह से उन औरतों का भी फायदा हो जाएगा और फिर थोड़ा बहुत तान्या के भाई का भी फायदा हो जाएगा। मैं अपने घर चली गई और जाकर मम्मी को ये बात बताई। मम्मी हमारे मोहल्ले में कभी कभी औरतों के घर पर जाया करती थी और काफी औरतें भी हमारे घर पर आती जाती रहती थी, क्योंकि मेरी मम्मी कपड़ों की एम्ब्रॉयडरी का काम किया करती थी और काफी औरतें मेरी मम्मी से कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करवाती थी। जब मम्मी उनके कपड़े तैयार कर देती थी तो कभी कभी उनके घर पर ही देने चली जाती थी। इसी वजह से मम्मी का काफी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। मम्मी ने काफी औरतों को तान्या के भाई के बारे में बताया था कि वहां जाकर आप लोग अपना इलाज करवाओ, उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं इलाज करवाने के लिए। मेरी मम्मी को लगभग हर कोई जानता था, तो उनके तो बस कहने की ही देर थी। आप तो जानते हैं पुराने जमाने में लोगों को डॉक्टर से कहीं ज्यादा विश्वास हकीमों और वेदों पर हुआ करता था। कई औरतों ने तान्या के भाई का पता पूछा तो मेरी मम्मी ने उन औरतों को पता भी दिया था।
मेरे भाई घर से दूर नौकरी किया करते थे। कुछ समय बाद हमको अपना वो पुराना घर छोड़ना पड़ा और भाई ने अपनी नौकरी की जगह पर ही घर ले लिया था। हम सब वहीं रहने चले गए और हमने अपने पुराने मोहल्ले को छोड़ दिया, क्योंकि हमारा पुराना घर उनकी नौकरी की जगह से काफी दूर था। आने जाने में उन्हें बहुत परेशानी होती थी। इसी वजह से पापा ने ये सोच लिया था कि हम वहीं रहेंगे जहां भाई की नौकरी होगी, ताकि उनको भी ज्यादा परेशानी ना हो। वहां का नया घर भी भाई ने लोन पर ही लिया था। हमें नए घर में आए हुए लगभग 6 महीने गुजर गए थे। तान्या से मैं इन 6 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा घर से निकलने की परमिशन ही बहुत कम दिया करते थे। राहुल से फोन पर मेरी बात अक्सर हो जाया करती थी। राहुल को जब नौकरी मिल गई तब वो हमारे घर रिश्ता लेकर आया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उस दिन मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे अपना प्यार जो मिलने जा रहा था, जिसको लेकर मैं हमेशा सपने देखा करती थी। राहुल की नौकरी लग गई थी, इसलिए पापा ने भी रिश्तों को मना नहीं किया था। पापा ने राहुल की मम्मी से कहा कि 4 महीने के अंदर अंदर शादी कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पापा सब बच्चों की शादी करके जिम्मेदारी से जल्दी ही फ्री हो जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द मैं अपने बच्चों की शादी कर दूं और फिर सुकून से तीर्थ के दर्शन के लिए निकल जाऊं। इसलिए दोनों घरों में जल्दी जल्दी शादी की तैयारी शुरू हुई और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की सबसे ज्यादा खुशी मेरी सहेली तान्या को हुई थी, क्योंकि जब अब मैं उसकी भाभी जो बनने जा रही थी, उसके साथ रहने के लिए जा रही थी। मेरी शादी के बाद तान्या और मैं हर समय साथ ही रहा करते थे, क्योंकि राहुल सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे और शाम को 9 बजे ही घर वापस आते थे। मैं सारा दिन राहुल के बिना ही गुजारती थी, लेकिन तान्या के होते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। तान्या और मैं घर का सारा काम एक साथ किया करते थे। तान्या और मेरा रिश्ता ऐसा था कि कोई हमें देखकर ये बोल नहीं सकता था कि हम ननद और भाभी हैं। हम दोनों ही बिल्कुल बहनों की तरह रहते थे। मेरी सास को तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वो मुझे और तान्या को हमेशा यही कहती थी कि हमेशा ऐसे ही रहना तुम दोनों को एक साथ इस तरह हंसता हुआ और खुश देखकर मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मेरी सास हमेशा मुझसे कहती थी कि सलोनी, तुम तो मुझे हमेशा से ही बहू कम बेटी ज्यादा लगती हो। मेरी सास खुद भी बहुत अच्छी और सीधी सादी थी। वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करती थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहता था। एक दिन मेरी सास मुझसे कहने लगी कि बेटा, अब तुम मुझे दादी बना दो। अब मेरी इच्छा होती है कि मेरे पास भी पोता या पोती हो, पर मेरा और राहुल का अभी बच्चा पैदा करने का कोई भी इरादा नहीं था। लेकिन सास की बात मानने के लिए मैं सोच रही थी। मेरा इरादा इसलिए नहीं था क्योंकि हम जिस घर में रहते थे वो घर किराए का था। इसलिए मेरे पति राहुल ने भी मुझसे कहा था कि जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेंगे तब तक हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारियां वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और फिर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। राहुल और मैं, हम दोनों ही अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। राहुल का कहना था कि हम अपने बच्चों के लिए कम से कम घर तो खरीद ले, उसके बाद ही बच्चे के बारे में सोचेंगे। सच कहूं तो मुझे भी उनकी बात बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने भी हाँ कर दिया। लेकिन अब जब सास ने ये बात कही कि वो दादी बनना चाहती हैं, तो फिर मैंने राहुल से इस बारे में दोबारा बात की, पर उसके बाद राहुल ने ही मुझे बताया। वो बात सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि राहुल ने मुझसे कहा कि वो जिस जगह काम करते हैं उन लोगों ने उनको नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए फिलहाल बच्चे के बारे में सोचना कहीं से भी ठीक नहीं है। राहुल की नौकरी जाने के बाद हम दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि राहुल की सैलरी से और मेरे जेठ की कमाई से ही घर चलता था। अब हमारी जिम्मेदारी भी हमारे जेठ पर आ गई थी। मेरी जेठानी तो शादी के 3 महीने बाद ही कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। तब से मेरे जेठ ने दूसरी शादी नहीं की। मेरे जेठ काफी अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए उन्होंने कभी भी हमें खुद पर बोझ नहीं समझा। मेरे जेठ की पहले तो कोई एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन अब उन्होंने घर में ही एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था, जहां पर वो औरतों का इलाज किया करते थे। याद है ना आपको, मैंने आपको बताया था कि वो हकीम है। काफी औरतें उनके पास हर रोज इलाज करवाने के लिए आती थी। मेरे जेठ दिन ब दिन बहुत पैसे वाले होते जा रहे थे। मेरे जेठ की कमाई के पैसों से ही हमने एक अपना घर खरीद लिया था और मेरी सास ने तान्या की शादी के लिए भी काफी सारे जेवर बनवा लिए थे। कुछ समय गुजरा होगा कि मेरी सास ने एक बार फिर मुझसे कहा कि तुम्हें अब एक बच्चा कर लेना चाहिए, काफी समय हो गया है तुम दोनों की शादी को। तो मैंने अपनी सास को राहुल की कही हुई बात बता दी कि वो चाहते हैं कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती और हम लोग खुद का घर नहीं खरीद लेते तब तक हम बच्चा नहीं करेंगे। मेरी बातों को सुनकर मेरी सास मुझसे कहने लगी कि ये घर भी तो तुम लोगों का ही है,
तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि ये घर तुम्हारा नहीं है? अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। थोड़ा झिझकते हुए मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, जेठ जी के पास तो काफी औरतें आती हैं जो बच्चा चाहती हैं, तो एक बार आप उनसे कह दीजिए कि वो मुझे भी कोई दवाई दे दे जिससे मैं भी जल्दी ही गर्भवती हो जाऊं। मम्मी ने जब मेरे जेठ जी से बात की तो वो कहने लगी कि मैं भाभी का इलाज नहीं करूंगा, मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकता। उनका ऐसा कहना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। मुझे यही लगा कि शायद हम उनके घर में रहते हैं, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि हमारी कोई संतान ना हो। मम्मी ने मेरे जेठ जी को काफी बार बोला था मेरे कहने पर, लेकिन वो हर बार ही मना कर दिया करते थे। उनके बार बार मना करने पर एक सवाल मेरे दिमाग में आने लगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब वो बाकी औरतों का इलाज कर सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं? कुछ दिनों से मैं बहुत सारी चीज भी नोटिस कर रही थी, तो अब से मैंने घर आने वाली औरतों से थोड़ी पूछताछ शुरू की और उन पर ध्यान देना शुरू किया। एक बात और थी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई। मेरे जेठ जी जिस कमरे में उन औरतों का इलाज किया करते थे, उस कमरे में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। जब भी मैं किसी औरत से पूछती थी कि क्या आपको मेरे जेठ के इलाज से फायदा हो रहा है, तो हर आने वाली औरत यही कहती थी कि जी मैं तो पहली बार आई हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आपके जेठ के इलाज से भगवान मेरी खाली झोली में संतान डाल दे। पर एक बात और मैंने ध्यान दी थी कि जो भी औरत उस कमरे में जाती थी वो कभी भी बाहर नहीं आती थी। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि औरतें कमरे से बाहर निकलती हैं या नहीं, लेकिन जब एक दिन मेरा ध्यान इस तरफ गया तो मैंने देखा कि पूरा दिन गुजर गया है पर कोई भी औरत बाहर ही नहीं आई, ना ही मेरे जेठ कमरे से बाहर आए थे। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे जेठ ऐसा कौन सा इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी सास से इस बारे में बात की पर उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे बस यही कहकर टाल दिया, इलाज करवाने आई है इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही ना बेटा, क्योंकि काफी भीड़ लगी रहती है और लोगों को टाइम देने में मेरे बेटे को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। उसे तो अपने खाने पीने तक की परवाह नहीं होती, वो अपने सारे मरीज को बहुत ही अच्छे से देखता है। मैं अपनी सास के साथ इस बारे में और ज्यादा बात नहीं की क्योंकि मैं उन्हें ये क्लियर नहीं बता सकती थी कि मुझे उनके बेटे पर शक हो रहा है। मैंने सोच लिया था कि इस बात का पता मुझे खुद ही लगाना होगा क्योंकि मैं भी अपना शक दूर करना चाहती थी। एक दिन सुबह सुबह अपने जेठ के उठने से पहले ही मैं उनके इलाज वाले कमरे में जाकर छुप गई। काफी औरतें वहां पर आई थी इलाज करवाने के लिए और मेरे जेठ से दवाई लेकर उन औरतों ने उन्हें काफी पैसे भी दिए। कई औरतें उनमें से ऐसी थी जो मेरे जेठ से कह रही थी कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, अभी थोड़े पैसे ले लीजिए, पर मेरे जेठ साफ साफ मना कर रहे थे कि उन्हें पूरे पैसे ही चाहिए, नहीं तो वो इलाज नहीं करेंगे। पैसों के लिए तो उन्होंने कई औरतों का इलाज तक करने को मना कर दिया था। मुझे अपनी जेठ की ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी थी। आज मुझे बखूबी समझ आ रहा था कि मेरे जेठ इतनी जल्दी इतने पैसे वाले कैसे बन गए थे, कैसे उन्होंने इतने कम समय में अपना घर और गाड़ी खरीद ली। फिर मैंने सोचा शायद मेरे जेठ के इलाज में इतना ज्यादा असर है इसलिए तो ये औरत इतने पैसे देकर जाती हैं, वरना कोई इतने पैसे क्यों देगा। मुझे तो बहुत ज्यादा हैरत हुई जब मैंने देखा कि मेरे जेठ के उसी कमरे में एक और पीछे की तरफ दरवाजा बना हुआ था। जो औरतें सामने वाले दरवाजे से आई थी, मेरे जेठ उन्हें पीछे के दरवाजे से जाने के लिए कह रहे थे, सामने वाले दरवाजे से वो उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। मुझे उनकी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मेरे जेठ वहां पर बैठे थे और अब मुझे कमरे से निकलने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैं छुपकर बैठी हुई थी और जब तक मेरे जेठ वहां से चले नहीं जाते तब तक मैं उस कमरे से निकल नहीं पाती। अभी मैं वहीं बैठे बैठे अपने जेठ के वहां से जाने का इंतजार कर रही थी कि वहां एक औरत आई और मेरे जेठ के साथ लड़ाई करने लगी। वो मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। जब मैंने बहुत ध्यान दिया तो याद आया कि ये वही औरत है जिस औरत को मैंने अपनी शादी से पहले अपने जेठ का पता बताया था, जो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी, जहां पर हम पहले रहा करते थे। वो औरत मेरे जेठ से कहने लगी कि तुमने जितने भी पैसे मांगे मैंने हर बार तुम्हें उतने पैसे दिए, मगर तुम्हारे इलाज से मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। मैंने तो अपना घर भी बेच दिया और अपना पैसा, अपने जेवर सब कुछ तुम्हें दे दिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ कि मुझे संतान कब होगी। मेरे जेठ उस औरत को डांटकर अपने कमरे से निकाल रहे थे। वो औरत मेरे जेठ को धमकियां दे रही थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वो औरत बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पति मुझे अब घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, वो मुझे डाइवोर्स देने की बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें पक्का यकीन दिलाया था कि इस हकीम की दवाई से मुझे जरूर संतान हो जाएगी।
वो औरत रोते हुए कह रही थी कि मुझी से गलती हो गई, मुझे सीमा दीदी का कहना मानना ही नहीं चाहिए था और ना ही आपके पास यहाँ आना चाहिए था। सीमा मेरी मम्मी का नाम था और मेरी मम्मी ने ही उस औरत को हकीम के बारे में बताया था और मम्मी को भी मैंने ही बताया था अपने जेठ के बारे में। सारी गलती तो मेरी ही थी। मैंने बिना जाने ही इतनी औरतों को अपने जेठ के बारे में बता दिया था। अब उस औरत की इतनी बातें सुनकर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बाहर निकल आई। मुझे देखकर तो मेरे जेठ बहुत ज्यादा चौंक गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं यहाँ पर भी हो सकती हूँ। वो समझ गए थे कि मैंने सब कुछ देखा और सुन लिया है। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ नजर आ रही थी। मुझे कहने लगी कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो औरत मेरे जेठ से अपना सारा पैसा वापस मांग रही थी। मेरे बाहर आते ही उसने मुझे भी पहचान लिया। वो कहने लगी कि सलोनी, ये तुम्हारे जेठ हैं? ये तो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है। ना जाने कितने ही लोगों का घर इन्होंने खराब कर दिया है। ये ऐसे ही सबसे पैसे लूटता है और दवाई देने से पहले ही औरतों से काफी पैसे मांगता है। वो मुझसे कह रही थी कि सलोनी, मैं तो तुम्हारे कहने पर इस हकीम के पास आई थी और इसकी बातों में आ गई। मैंने अपना घर तक बेच दिया। अब मेरे पति मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। बताओ मैं कहाँ जाऊं? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों तुमने मुझे यहाँ भेजा था? आप बताओ मैं क्या करूं? वो औरत बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे पति मुझे डाइवोर्स दे देंगे। जब तक मैं उनके पैसे वापस ना कर दूं, मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरे जेठ जी भी उस औरत की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे। वो उस औरत को बोल रहे थे कि ये बात तुम किसी को भी मत बताना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैंने अपनी जेठ से उसी समय कहा कि आप इस औरत के पैसे तो लौटा देंगे और बाकी सारी औरतों से जितने पैसे आपने लूटे हैं वो कौन देगा? मेरे जेठ मुझसे कह रहे थे कि भाभी आपको औरतों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी अपने पैसे वापस लेने के लिए नहीं आएगा। मैंने अपने जेठ से कहा कि आपको पता भी है ये कितना बड़ा पाप है। अगर आप हकीम नहीं थे तो आपने लोगों को क्यों कहा कि आप उनका इलाज करेंगे? क्यों उन्हें झूठा दिलासा दिया कि उन्हें संतान हो सकती है? झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है और आप झूठ से कमाए हुए पैसों से हम सबको खिला रहे हैं। ये सारी कमाई तो हराम की थी। मतलब हम इतने दिनों तक गलत काम के पैसे खाते रहे। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि मैंने आपके कमाए हुए पैसों से अपना पेट भरा है। फिर मैंने सोचा ये अकेले कमरे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं उनके कमरे से चली गई। मेरे जेठ के पास जितने पैसे उस समय थे उन्होंने उस औरत को दे दिए और बाकी पैसे बाद में देने के लिए बोल दिया। मैंने अपने पति से बात कर ली थी और उनको अपने जेठ के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे अब इस घर में एक दिन और नहीं रहना है और ना ही अपने जेठ के कमाए हुए पैसों से कुछ भी खाना पीना है। मेरे पति ने अपने भाई से इस बारे में बात की तो उनके भाई ने साफ साफ कह दिया कि अगर आपको इस घर में नहीं रहना तो आप यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे बारे में और मेरे काम के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे पति और मैं उसी दिन घर से चले गए। मैं अपने पति को लेकर अपने मायके चली गई। हम दोनों वहां पर रहने लगे। मैंने अपने घर वालों से बोल दिया था कि मेरे पति को यहीं पर नौकरी मिली है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए आपके घर में रहने के लिए आए हैं, जब तक हम अपने लिए कोई दूसरा घर नहीं देख लेते। मैंने वहां पर ट्यूशन पढ़ाने का काम भी शुरू कर लिया और हम अपना खाना पीना खुद ही करते थे। मेरे पति को काफी दिनों की कोशिश और मेहनत रंग लाई और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई जिसकी सैलरी काफी अच्छी थी। कुछ ही महीनों में हमने अपना घर अलग ले लिया, क्योंकि मैं अपने पति की सारी सैलरी जोड़ती थी और अपने ट्यूशन के पैसों से ही गुजारा करती थी। मेरे पति मुझसे कहते थे कि ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो हम कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाते। घर खरीदने के बाद मैंने अपना इलाज एक अच्छे डॉक्टर से करवाया था, जिनके इलाज के 3 महीने में ही मैं गर्भवती हो गई थी। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी। मैं मिठाई लेकर अपनी सास के पास भी गई। उनको भी खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। मैंने अपनी सास को अपने साथ रहने के लिए भी बोला था, लेकिन वो कहती कि तान्या अभी कुंवारी है और बड़े बेटे की दुल्हन नहीं है, तो अकेले कैसे रहेगा। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती मैं यहीं पर रहूंगी। जब शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पास आऊंगी, तो कभी यहाँ पर आ जाया करूंगी। मुझे जब 7वां महीना शुरू हुआ तो तान्या मेरी सास हमारे घर पर आए थे। मेरी सास को देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। मेरी माँ से बढ़कर थी मेरी सास। मेरी सास उस समय पहली बार हमारे घर पर आई थी और काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मैंने जब उनसे उनकी परेशानी की वजह मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि जेठ जी का कारोबार अब बिल्कुल बंद होने लगा है और हमारे घर में तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये खबर सुनने के बाद मुझे समझ आ गई कि उनके झूठे हकीम होने की खबर शायद सबको पता लग गई है और मुझे इस बात से काफी खुशी भी मिली। अब काफी गरीब लोग लुटने से बच जाएंगे।
क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरे जेठ गरीब लोगों को अपनी बातों में फंसाकर पैसे ना लें। मेरी सास और मेरी ननद अब हमारे साथ ही रहने लगे थे, लेकिन मेरे जेठ मेरे घर पर एक बार भी नहीं आए थे। मेरे पति को कुछ लोगों से पता चला था कि वो अपना घर बेच रहे हैं। जब मेरे पति ने अपने भाई से जाकर पूछा कि तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो, तो मेरे जेठ बहुत ज्यादा रोने लगे और कहने लगे कि मैंने आज तक जितने लोगों से पैसे लिए हैं, अब उन्हीं में से काफी लोग मुझसे पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा कि मैं उनको वापस दे सकूं। मेरे जेठ अपने भाई से बोल रहे थे कि मैं अब कहाँ जाऊंगा, अब तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मुझे बचा लो। मैं अपने किए पर बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मुझे लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरे जेठ बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि काफी लोगों ने इस बात की भी धमकी दी थी कि वो पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाएंगे कि उन्होंने लोगों से झूठ बोलकर पैसे लूटे हैं। मेरे पति ने अपने भाई का मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया था। मेरे पति ने अपने भाई को बोला था कि तुम घर मत बेचो, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा और धीरे धीरे तुम पर जितना भी कर्ज होगा मैं सब चुका दूंगा। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा थे और घर बेचकर ही चुकाए जा सकते थे। मेरे जेठ ने अपना घर बेच दिया और काफी लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए, जबकि बहुत सारे लोगों से उन्होंने माफी भी मांगी थी। मेरे पति अपने भाई को लेकर अपने घर आ गए थे और मेरे जेठ अपनी ही नजरों में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादा बहस भी की थी। उस दिन मुझसे कहा था कि आपको मेरे मामले में पड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने अपने जेठ को हिम्मत करने के लिए बोला था उसी दिन और कहा था कि अच्छी कमाई में बहुत ज्यादा सुकून होता है, चाहे वो थोड़े से ही क्यों ना हो, तब भी अच्छे से गुजारा हो जाता है और ना ही उनको वापस करने की कोई फिक्र रहती है। आज आपकी जितनी बदनामी हो रही है, अगर आप ये कदम ना उठाते तो झूठ बोलकर पैसे ना कमाते तो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह पाती। मेरे जेठ बहुत ज्यादा पछता रहे थे, शर्मसार हो रहे थे। अब सब लोग हमारे घर में ही रहने लगे थे। मेरे पति जिस कंपनी में काम करते थे वहीं पर उन्होंने अपने भाई की भी नौकरी दिलवा दी और बाकी जितने लोगों के पैसे रह गए थे धीरे धीरे करके सबके पैसे वापस कर दिए। अब मेरे जेठ के पास किसी भी औरत के पैसे नहीं थे। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से बहन की शादी की और भाई होने का फर्ज निभाया था। तान्या की शादी की खुशी मुझे बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख भी बहुत ज्यादा था क्योंकि वो मुझसे दूर जा रही थी। तान्या की शादी वाले दिन हम दोनों सहेलियां गले लगकर बहुत रोई थी। मेरे पति और मेरे जेठ अब दोनों ही नौकरी करते थे और अब हमारा घर बहुत ही अच्छे से चल रहा था। इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं, पर मेरी सास को बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी कि अब मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करेगा क्योंकि वो अब इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है, कोई उसे अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा। मैंने अपनी सास की ये परेशानी भी खत्म कर दी। अपनी मम्मी की दोस्त से उनकी बेटी का रिश्ता अपने जेठ के लिए मांगा था क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश थी और अपने मायके में कभी भी अपने ससुराल की कोई भी शिकायत नहीं करती थी। इसलिए मेरी मम्मी के दोस्त को रिश्ता देने में भी कोई एतराज नहीं था और फिर मैंने उनकी शादी अपने जेठ से करवा दी। अब हम दोनों देवरानी जेठानी साथ रहते हैं और दिलो जान से अपनी सास की सेवा करते थे। हमारी सास हमें बदले में बहुत आशीर्वाद देती थी और हमसे कहती थी कि तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं मेरी बेटियां हो। अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। झूठ और धोखे से किया गया कोई भी काम कभी भी फलता नहीं है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी।